सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग एनएफआईए के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। सो चलिए आज हम लोग एनएफआईए के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 12 के जो लेक्चर्स हैं वो लाइन बाय लाइन सारे पढ़े हुए हैं। और दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8881988317। ठीक है, तो चलो हम लोग आज से यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया था कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बारे में, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड प्लस एनएफआईए करते हैं। और नेशनल से जब हम डोमेस्टिक में जाते हैं तो क्या माइनस करते हैं, माइनस एनएफआईए करते हैं। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम मैंने मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। अब एनएफआईए मतलब क्या होता है, एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली में पेपर में एनएफआईए डायरेक्टली दिया होता है, कभी कभी जैसे नहीं दिया एनएफआईए तो उसका फॉर्मूला उस केस में आप लगा सकते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से कितना पैसा आया माइनस बाहर पैसा कितना दिया गया, तो इसको आप माइनस कर देंगे तो नेट एनएफआईए आपका निकल आएगा। और जब आपका एनएफआईए निकल आया तो आप अगर डोमेस्टिक इनकम से मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पैसा कमाया जा रहा है उससे आप नेशनल इनकम में जाते हैं तो प्लस एनएफआईए आप करेंगे। और नेशनल इनकम से जब डोमेस्टिक इनकम में जाएंगे तो माइनस एनएफआईए करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और एनएफआईए जब डायरेक्टली ना दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है ना। तो इसमें उतना टफ बात तो है नहीं, ठीक है। अब बस लर्न करने का है कि डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम का बीच का डिफरेंस मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी जो आपकी बुक में दिया है वो तो काफ़ी टफ दिया है, मतलब ऐसी लैंग्वेज में दिया है जिससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट मैं एक नोट्स मैंने बना रखे हैं तो उसमें उसके थ्रू आप पहले समझिए, फिर उसके बाद आपको ये समझने में थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है। अब देखिए, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रियल जीडीपी मतलब होता है हमारा जब जीडीपी हमारा कांस्टेंट प्राइस में निकाली जाती है, मतलब कि जब जीडीपी हमारी एज अ बेस ईयर प्राइस में निकाली जाती है। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जब जीडीपी हमारी करंट ईयर प्राइस में निकाली जाती है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स की वैल्यू जो कि एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं उनको उनको कैलकुलेट करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। और बेस ईयर का प्राइस मतलब बेस ईयर का उस साल का हम प्राइस लेते हैं। बेस ईयर मतलब होता है उस साल का प्राइस लेना जिस साल कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आई है। अब नेचुरल कैलेमिटीज ऐसा कब हुआ था, ऐसा हमारे इंडिया में हुआ था 1998 में पहली बात तो, फिर उसके बाद हुआ था 2004 में, फिर उसके बाद हुआ था आई थिंक 2011 में, ठीक है। तो चीज़ें आज बनेंगी और उसका प्राइस कब का लिया जाएगा, उसका प्राइस लिया जाएगा हमारा जैसे 2011 का, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। तो रियल जीडीपी में क्यू इंटू पी होता है रियल जीडीपी का फॉर्मूला, और नॉमिनल जीडीपी का भी फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू पी, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला क्यू इंटू पी होता है, बट दोनों में डिफरेंस देखने वाला ये है कि यहाँ हमारा कांस्टेंट प्राइस लिया जाता है रियल जीडीपी में, और नॉमिनल जीडीपी में हमारा लिया जाता है करंट ईयर का प्राइस। मतलब कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जैसे एग्जांपल है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 क्यू इंटू पी होता है। तो मान लीजिए 10 चीज़ें हमने बनाई, ठीक है। तो 10 चीज़ें हमने बनाई और उसका प्राइस कितना है, बेस ईयर का प्राइस लेंगे तो 2011 का प्राइस कितना है, 10 रुपये। तो रियल जीडीपी हमारी कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई, ठीक है। अब हमने फिर से क्या कहते हैं 20 चीज़ें बनाई और उसके बाद क्या कहते हैं उसका 2011 का प्राइस कितना था, 10 रुपये। तो हमारी रियल जीडीपी कितनी हो गई, 200 रुपये। तो रियल जीडीपी जो होती है हमारी किस वजह से बढ़ती है, एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि प्राइस यहाँ कांस्टेंट रहता है। प्राइस हम लेते हैं बेस ईयर का तो वो कांस्टेंट ही रहता है, तो वो हमारा जो रियल जीडीपी है वो एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हो रहा होगा तभी हमारा बढ़ेगी रियल जीडीपी। बट नॉमिनल जीडीपी जैसे आप यहाँ देखिए, नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी में हमारा यहाँ क्वांटिटी कितनी है, 10 हमने बनाई, बट उसका प्राइस कितना है, प्राइस है 10 रुपये। तो नॉमिनल जीडीपी हमारी 100 रुपये हो गई। बट हमारा फिर से देखिए, क्वांटिटी हमारी 10 थी बट प्राइस हमारा 20 हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी 200 हो गई। तो यहाँ नॉमिनल जीडीपी क्यों बढ़ रही है, यहाँ नॉमिनल जीडीपी हमारी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ महंगाई की वजह से हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं और नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। दोनों में इन चीज़ों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे।
और फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई चीज़ आज बनाई, जैसे हमने 10 चीज़ें आज बनाई, तो उसका अगर हमें रियल जीडीपी निकालनी है तो हम उसका 2011 का प्राइस देखेंगे। बट अगर क्या कहते हैं हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो जैसे जो चीज़ें हमने आज बनाई उनका आज ही का प्राइस लेंगे, ठीक है, करंट ईयर का प्राइस लेंगे। रियल जीडीपी में क्या होता है, बेस ईयर का प्राइस लिया जाता है और जो कि कांस्टेंट होता है। बेस ईयर आज के टाइम 2011 है, पहले 2004 था, उसके पहले 1998 था, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी ऑल्सो नोन है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी ऑल्सो नोन है जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो अब इसके बाद ये देखिए हॉट्स में जो डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इट इज द मार्केट वैल्यू जीडीपी एट करंट प्राइस। देखिए जीडीपी एट करंट प्राइस क्या लिखा है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड एज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। देखिए जीडीपी एट करंट प्राइस में क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस में सबसे पहली बात फाइनल गुड्स की वैल्यू कब की देखी जाती है, करंट ईयर की देखी जाती है, ठीक है ना। मतलब जीडीपी किसकी हेल्प से निकाली जाती है, करंट ईयर के प्राइसेस के थ्रू निकाली जाती है। और यहाँ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में जो जीडीपी निकाली जाती है वो बेस ईयर प्राइस के थ्रू निकाली जाती है, और बेस ईयर का प्राइस हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। जीडीपी निकालने के लिए हमें जीडीपी निकालने के लिए जब भी हम किसी चीज के कंट्री के जीडीपी निकालते हैं तो जितनी हमने क्वांटिटी बनाई इनटू प्राइस करते हैं। तो प्राइस कौन सा करेंगे, करंट ईयर का करेंगे, कांस्टेंट ईयर का करेंगे, वही डिफरेंस होता है। अगर करंट ईयर के प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉमिनल जीडीपी के अंडर आ जाएगा। अगर हम कांस्टेंट ईयर के प्राइस से करेंगे, मतलब बेस ईयर का प्राइस लेके करेंगे, तो हमारा क्या कहते हैं कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हो गया, मतलब रियल जीडीपी हो गया, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी में हमारी जो जीडीपी बढ़ती है वो हमारी एक्चुअल बढ़ती है एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से, और नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको जैसे बता दिया प्राइस की वजह से बढ़ती है, महंगाई की वजह से बढ़ती है। दूसरा पॉइंट देखिए, जीडीपी एट करंट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस हमारा वेलफेयर नहीं दिखाता भाई, सिंपल सी बात है, महंगाई की वजह से अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो ये कोई वेलफेयर नहीं है। बट अगर एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो वो एक वेलफेयर है, ठीक है ना। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या बताता है कि वेलफेयर, भाई गुड्स अगर प्रोड्यूस होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इसका मतलब रियल जीडीपी हमारी फार बेटर है। तो वही जो पॉलिटिशियन वगैरह बोलते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ानी, तो वो किस जीडीपी की बात करते हैं, वो बात करते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की, मतलब रियल जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है आपको तो हाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, अब कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी क्या होता है। कन्वर्जन, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली बात, इसको कन्वर्जन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी डिफ्लेटर मतलब क्या होता है। देखिए होता क्या है कि हमने दो टर्म पढ़े थे, एक पढ़ा था रियल जीडीपी, एक पढ़ा था नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में क्या होता है कि जैसे रियल जीडीपी 2011 का प्राइस लेता है, ठीक है, और आज चल रहा है 2020 चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी में कितना प्राइस, मतलब बेस ईयर से करंट ईयर में कितना प्राइस में चेंजमेंट हुआ, वो हमारा बताता है जीडीपी डिफ्लेक्टर कि बेस ईयर से करंट ईयर तक कितना प्राइस चेंजमेंट हुआ। मान लीजिए 2011 में किसी चीज़ का प्राइस था 10 रुपये, और आज के टाइम उसका प्राइस हो गया 20 रुपये, तो कितना प्राइस का चेंजमेंट हुआ, 10 रुपये चेंजमेट हुआ। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखाता है कि बेस ईयर से, मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस से हमारा चेंजमेंट कितना हुआ, जीडीपी एट करंट प्राइस से हमारा रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना प्राइस चेंजमेंट हुआ, ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर दिखाता है कि बेस ईयर से कितना प्राइस चेंजमेंट हुआ हमारा करंट ईयर प्राइसेस में, ठीक है ना। और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का हमारा फॉर्मूला होता है जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस मतलब क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या हुआ, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब हुआ हमारा रियल जीडीपी, तो इनटू 100। तो अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो आप नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, आपका निकल आएगा। और जीडीपी डिफ्लेटर हमारा दिखाता क्या है कि बेस ईयर के प्राइस से करंट ईयर के प्राइस में कितना चेंजमेंट आया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ वैल्यूज भी दी हैं, इसकी हेल्प से आप जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये जो यहाँ कन्वर्जन था, कन्वर्जन दिया हुआ है आपका, तो ये कुछ नहीं है। ये अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना पता है तो आप उस फॉर्मूले से रियल जीडीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये वैसा कुछ नहीं कि बिल्कुल अलग सी चीज़ है, ठीक है ना। तो ये भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 होता है। तो आपको अगर रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी को इधर भेज दीजिए, जीडीपी डिफ्लेटर को नीचे भेज दीजिए। तो वही तो यहाँ लिखा है, देखिए प्राइस इंडेक्स नीचे, रियल जीडीपी इधर आ गया। प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं।
तो रियल जीडीपी इधर आ गया और जीडीपी डिफ्लेटर इधर चला गया, मतलब वही प्राइस इंडेक्स, तो हमारा रियल जीडीपी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये ऐसे ही नॉमिनल जीडीपी के साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो इस इधर उधर भेज दीजिए, आपकी वैल्यूज निकल आएंगी, ठीक है ना। इसके मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप फोकस जोन की ये जो चीज़ है ये पढ़िएगा। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में अपने जीडीपी एंड वेलफेयर। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, वेलफेयर होगा लोगों का, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी क्या दिखाता है, रियल जीडीपी और वेलफेयर एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, ठीक है, ये इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है, कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर भी होगा, ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर जीडीपी बढ़ रही तो वेलफेयर भी होगा, तभी पॉलिटिशियन सारे बोलते हैं कि जीडीपी को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाना है। क्यों जीडीपी को बढ़ाना है, क्योंकि वेलफेयर होगा लोगों का। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जीडीपी अगर बढ़ रही तभी वेलफेयर हो, कुछ इसके लिमिटेशन है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो पढ़ने हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है जीडीपी एंड वेलफेयर का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए हमारे इंडिया में क्या है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम मतलब इनकम की असमानता है, किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम कम है। तो जिसकी इनकम ज़्यादा है, तो जब हमारी ओवरऑल इनकम निकलती है, मतलब पर कैपिटा इनकम जब हमारा निकलता है, तो हमारी क्या होती है, इनकम हमारी ज़्यादा ही आती है। मतलब पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी निकाली जाती है, जब ओवरऑल जीडीपी निकाली जाती है तो जीडीपी हमारी ज़्यादा आती है। या तो अगर ये आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए आज के टाइम हमारी 7 या 8% हमारी जीडीपी बढ़ रही, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, डेवलपिंग कंट्रीज में गिना जाता है, ठीक है। बट आज के टाइम कई लोग आप पेपर में देखते होंगे स्टारवेशन, भुखमरी से मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो इस गरीबी का क्या, इस फिर क्या कहते हैं, इस जीडीपी ग्रोथ का क्या काम, कि अगर स्टारवेशन डेथ से लोग मर रहे हैं, हेडलाइंस में आता है, तो जीडीपी तो बढ़ रही बट साइड में लोग भूखे मर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो जीडीपी ये मीनिंगलेस हो गई, जीडीपी बढ़ रही है तो इससे वेलफेयर नहीं हो रहा है, कई लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सबसे बड़ा इसका क्या है, ड्रॉबैक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारे यहाँ अनइक्वल है, जिसकी वजह से जीडीपी तो हमारी जब हम कैलकुलेट करते तो ज़्यादा दिख जाती है, बट साइड में लोग स्टारवेशन, डेथ वगैरह से, हंगर वगैरह से मर रहे हैं, ठीक है, भुखमरी से मर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब हमारे यहाँ अगर कोई भी गुड्स जैसे प्रोड्यूस होते हैं, हम लोग डिफेंस गुड्स खरीदते हैं, मिसाइल वगैरह खरीदते हैं, गन्स वगैरह खरीदते हैं, तो जीडीपी हमारी बढ़ेगी। देखिए होता क्या है कि जीडीपी, जैसे हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन जैसे हमने करा, तो जीडीपी तो हमारी बढ़नी है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। बट अगर हम क्या कहते हैं कि अगर कोई डिफेंस गुड्स वगैरह बन रहे हैं, डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, उससे लोगों की जाने जा रही, तो उससे वेलफेयर थोड़ी ना हो रहा है, वो तो हमारे एक इन्वायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो भले चाहे जीडीपी हमारी बढ़ रही बट वेलफेयर थोड़ी ना हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, लोगों की जान जा रही। तो जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्शन हमारा हो रहा हो, जीडीपी बढ़ रही हो, तो लोगों का क्या कहते हैं कि वेलफेयर भी हो रहा हो, पीसफुल इन्वायरमेंट भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, मतलब ये मैं बात बोल रहा हूँ आपको। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जैसे कि आज के टाइम, आज आप लोग गांव वगैरह जैसे जाते हैं तो बार्टर सिस्टम आज भी चलता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करा जाता है। तो जीडीपी में क्या होता है कि वो वाले ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होते हैं जो गाँव में आज के टाइम गुड्स के बदले गुड्स लोग ले लेते हैं। मतलब जैसे गाँव में आप गए तो बार्टर सिस्टम चला, गुड्स के बदले गुड्स लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो गुड्स के बदले जब गुड्स ले लेते हैं तो उन्होंने कुछ काम करा, उसके बदले क्या ले लिया उन्होंने, गुड्स ले लिया, ठीक है, उसके बदले उन्होंने गुड्स ले लिया। बट क्या हुआ कि जीडीपी में वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और वो तो एक गुड्स है, गुड्स के बदले गुड्स ले लिया, ठीक है ना। तो इस केस में जीडीपी हमारी क्या रह जाती है, अंडर एस्टिमेटेड रह जाती है। अंडर एस्टिमेटेड रह जाती है क्यों, क्योंकि गुड्स हमने कोई काम करा तो उसने हमसे गुड्स लिया, हमने उसको गुड्स दे दिया, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है। तो बार्टर सिस्टम से रिलेटेड, मतलब मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे तो जीडीपी में रिकॉर्ड होते हैं, बट जितने भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है वो सारे जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी अंडर एस्टिमेटेड हो जाती है। अब बार्टर सिस्टम में गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स हो रहा है, उसने कुछ काम करा, उसको कुछ मिला, उसका क्या कहते हैं वेलफेयर तो हुआ, बट क्या कहते हैं ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि गुड्स उसने लिए थे, अपने काम करने के बदले उसने गुड्स में सामान ले लिया, पैसे नहीं लिए, तो उसका वेलफेयर हुआ, बट जीडीपी में नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो ऐसा नहीं कि जीडीपी हमारी ग्रोथ हो रही है या जीडीपी फॉल हो रही है तो लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब यही है कि जीडीपी अगर फॉल हो रही है तब भी लोगों को वेलफेयर हो रहा है, और जीडीपी अगर ग्रो हो रही है तो लोगों को वेलफेयर नहीं भी हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जीडीपी जब ग्रोथ होगी तभी वेलफेयर हो रहा है, ये जीडीपी जब गिर रही तभी वेलफेयर नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
एक्सटेंटीज मतलब क्या होता है? एक्सटेंटीज मतलब होता है इफेक्ट। इफेक्ट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो इफेक्ट जिसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस समय जैसे बोल दीजिए कि आपका कोई कार सेलिंग हो रही है, कार सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो कार सेलिंग या पेट्रोल कार सेलिंग हो रही है, ठीक है। कार सेलिंग हो रही तो गुड्स बन रहे हैं, गुड्स बन रहे हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कार बन रही है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो क्या कहते हैं कि उनका वेलफेयर भी हो रहा है। बट लोगों का जब वेलफेयर हो रहा है तो साइड में क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी तो हो रहा है भाई, कार सेल हो रही तो पेट्रोल भी तो उतना कंजप्शन हो रहा है। तो एक्सटेंटीज मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट। कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अगर कार सेल हो रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका ये है कि जीडीपी बढ़ रही है, बट हमारा साइड बाय साइड क्या हो रहा है? हमारा साइड बाय साइड पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। या तो आप बोल दीजिए कि कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे फैक्ट्रीज गुड्स बना रही हैं, तो फैक्ट्रीज गुड्स बना रही हैं, इससे हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, बट क्या हो रहा है? साइड में हमारे पॉल्यूशन हो रहा है। तो जीडीपी तो बढ़ रही है बट साथ में वेलफेयर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सटेंटीज के अंदर आते हैं। एक्सटेंटीज मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट जिसका हमें कोई प्राइज या पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है, वो पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट जिसके लिए हमें कोई प्राइज या पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, और थैंक यू वेरी मच। ये आपको करना है, इसके बाद जितने भी वो न्यूमेरिकल रिलेटेड होंगे उसके मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। सो कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।